हेलो एग्रीकल्चर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फार्मर लव्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं अभिषेक शर्मा और एक बार फिर आ चुके हैं हम 5वीं क्लास के साथ। और आज हम पढ़ेंगे धुआंधार तरीके से एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं कि यह हमारा 5वां लेक्चर है और इससे पहले हम 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। उन 4 लेक्चर में हम आधे से ज्यादा मार्केटिंग पढ़ चुके हैं। अगर आपने वह 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाइए, सबसे पहले वही देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि जो मेन पोर्शन है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, वह यहां तक हम लोग कवर कर चुके हैं। और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि ज्यादा से ज्यादा नहीं तो 65% यहीं से बनता है। 65% यहां से क्यों बनेगा? क्योंकि नीचे जो है हमारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह आ जाते हैं, जो कि रेयर से रेयर 1 से 2 इंस्टीट्यूट आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और कहीं कहीं आपसे स्पेकुलेशन, इनको भी हम बीच बीच में कवर कर चुके हैं। ये छोटी छोटी जो डेफिनेशंस हैं, जैसे कि स्पेकुलेशंस है, इनको हम बीच बीच में कवर करते जा रहे हैं। इसलिए आपका उन चारों लेक्चर को देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने छोटी छोटी टर्म को ऊपर ही कवर कर लिया है, तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे सब कोई कोई टर्म आती चलती है तो हम उसको उधर ही कवर कर लेते हैं। और आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करें और वापस से देखें। क्यों? क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार में जरूर आएगा। तो आपको करना सिंपली क्या है, वीडियो को पॉज करना है और एक बार फिर से देखना है। और वहां ऐसा रहेगा कि आप मुझे फिर से रिवाइंड कर सकते हो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आपका मन होगा आप मुझे रिवाइंड कर सकते हो। अब बात करते हैं आगे। तो आज जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि ये फोर्थ सेम का लेक्चर है, जिसका क्रेडिट है 3 2 + 1, जो कि हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। और जिन लोगों को दिक्कत आती है कि सर मार्केटिंग समझ नहीं आती, मार्केटिंग नहीं बनता, मार्केटिंग में आती है दिक्कत, उनके लिए मैं बता दूं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि आपको बेटा इसके लिए बनाना पड़ेगा नोट्स। यही जो है इसकी जड़ है। और ये जड़ जो है अगर आपने पकड़ ली तो मार्केटिंग जैसे सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपको करना ही पड़ेगा, नोट्स आपको बनाने ही पड़ेंगे। नोट्स आपके लिए दवाई का काम करेंगे। जैसे आपने यहाँ पढ़ा, यहाँ नोट्स होना, या फिर एक बार यहाँ से जाने के बाद जैसे क्लास के बाद पढ़ा, तो वो क्या है आपके दिमाग में स्थायी रूप से बैठ जाएंगे। फिर जब आप एक बार एग्जाम के टाइम पे पढ़ोगे तो उस समय आपको क्विक रिवीजन हो जाएगा और वही आपको एग्जाम में लिखना है। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं हम आगे। और आज हम बात करेंगे अपने मार्केटिंग के चैनल के बारे में, मार्केटिंग के चैनल्स के बारे में, मार्केटिंग के चैनल के बारे में बात करेंगे। मार्केटिंग का चैनल क्या है? तो चैनल आप एक रूट समझिए। चैनल आप एक रूट समझिए। रूट यानी एक रोड समझ लीजिए। एक रोड, जिसे क्या बोलेंगे? चैनल बोलेंगे। अब वह रोड क्या है, जरा उस पर ध्यान दीजिए कि प्रोड्यूसर हमारा है फार्मर और हम हैं कंज्यूमर। हम हैं कंज्यूमर। हम तक जो है गेहूं पहुंचेगा यहां तक, तो उसके लिए एक चैनल बनाया गया है, एक रूट बनाया गया है, जिसे कहा जाता है मार्केटिंग चैनल। एक ऐसा रूट जिसके द्वारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का मूवमेंट होता है विभिन्न प्रोसेस के थ्रू कंज्यूमर तक, उसे कहेंगे हम मार्केटिंग चैनल्स। मार्केटिंग चैनल्स की जो डेफिनेशंस दी थी वह दी थी वैज्ञानिक मूरे द्वारा। वैज्ञानिक मूरे द्वारा, मूरे द्वारा इन्होंने कहा मार्केटिंग चैनल एक ऐसी इंटरमीडियरी
रूट है जिसके थ्रू पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से पॉइंट ऑफ कंजप्शन तक मूवमेंट करता है क्या, गुड्स, गुड्स यानी कि माल मूवमेंट करता है, इसे क्या कहेंगे अपन, मार्केटिंग चैनल, मार्केटिंग चैनल कहेंगे इसे। ठीक है, अब मार्केटिंग चैनल्स के जो है डिफरेंट डिफरेंट रूट होते हैं। जरा हम थोड़ी सी बात कर लें कि प्रोड्यूसर हुआ और हुआ अपना प्रोड्यूसर से मिडलमैन, मिडलमैन ने लिया, मिडलमैन के बाद आया कंज्यूमर तक, कंज्यूमर तक, प्रोड्यूसर, मिडलमैन और कंज्यूमर। अब देखिए आप, ये रहा अपना किसान और ये रहे हम, किसान और हम तक माल पहुंचा, तो माल पहुंचते पहुंचते सबसे पहले आया मिडलमैन के पास। क्या डायरेक्ट आपके पास आया? नहीं आया। किसान ने डायरेक्ट दिया? नहीं दिया। सबसे पहले किसान ने दिया मिडलमैन को और मिडलमैन से हम तक माल आया। तो इसी चैनल को, इसी रोड को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इसको, इसको बोला जाएगा रूट। किस चीज का रूट? रूट यानी कि रोड, रोड बोला जाएगा मार्केटिंग का, मार्केटिंग का रोड या चैनल ऑफ मार्केटिंग, चैनल बोला जाएगा। इतना आपको समझ आया? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक माल पहुंचा और जिस प्रोसेस के थ्रू, जिस रूट के थ्रू पहुंचा, उसे बोलेंगे अपन क्या? मार्केटिंग चैनल। अब जो है मार्केटिंग चैनल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला होगा अपना डायरेक्ट, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग। और दूसरा होगा अपना सेलिंग थ्रू इंटरमीडियरीज, सेलिंग थ्रू इंटरमीडिएटरीज। और एक होगा अपना रिवर्स चैनल। ये जो है हमारे मार्केटिंग चैनल के मेन पॉइंट हैं, आप इनको नोट जरूर कर लें। डायरेक्ट सेलिंग होगी और सेलिंग थ्रू मीडिएटरीज होंगे और रिवर्स चैनल होगा। इन तीन ही चैनल पर हम काम करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग, जहां से किसान डायरेक्ट अपनी सब्जियों को, फलों को एक जगह से दूसरी जगह सीधे कंज्यूमर तक पहुंचा देता है, वह डायरेक्ट सेलिंग है। सेलिंग थ्रू इंटरमीडिएटरीज, इसमें हमने मिडलमैन के बारे में बात की थी। रिवर्स चैनल के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, ये आपको नोट करना है। इसके बाद जो है हम जिन जिन फसलों का मार्केटिंग चैनल पढ़ेंगे, आप उसको नोट करेंगे। क्यों नोट करेंगे? क्योंकि आपको वैसा का वैसा छापना है, वैसा का वैसा ही एग्जाम में छापना है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड उनके मार्केटिंग चैनल, डिफरेंट प्रोडक्ट और उनके मार्केटिंग चैनल एंड चैनल। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अपने सीरियल्स के। सीरियल्स में आ जाते हैं अपने गेहूं, मूंग, चना। सीरियल्स मतलब जो खाने पीने की चीजें हो जाएंगी इसमें। सीरियल्स में अपनी चावल, चावल और अपनी जो है मिलेट्स यानी कि ज्वार, बाजरा, ये सब इसमें सीरियल्स में अपने आ जाएंगे। अब इसमें कौन कौन से चैनल जो है फॉलो किए जाते हैं, उन पे जरा ध्यान देना। सबसे पहला चैनल होगा प्रोड्यूसर से सीधा कंज्यूमर को, प्रोड्यूसर से सीधा कंज्यूमर को।
इसमें हमारा किसान और उपभोक्ता। ठीक है, आगे दूसरा होगा अपना, इसमें प्रोड्यूसर के बाद रिटेलर आ जाएगा। प्रोड्यूसर, फिर रिटेलर और फिर कंज्यूमर। ये दूसरा हुआ। रिटेलर के बारे में अगर आपको जानकारी ना हो तो मैं आपको बता दूं कि पिछले लेक्चर में हमने रिटेलर और होलसेलर दोनों के बारे में अच्छे से समझा था, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। रिटेलर एक ऐसा व्यक्ति है जो होलसेलर से माल खरीदता है और माल को स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में हम तक पहुंचाता है, ये रिटेलर है। जैसे कि आपने फॉर्च्यून की दुकान देखी होगी, वहां पर वह इकट्ठा माल खरीद लेता है और हमको स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में माल देता है, जिसे हम कहते हैं रिटेलर। ये दुकानदार होते हैं एक्चुअल में। दूसरे में हम बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। होलसेलर आ गया। होलसेलर के बारे में बात की थी हमने, ये पूरी एक साथ बल्क में क्वांटिटी खरीदता है, ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी खरीदता है, इसको कहते हैं अपन होलसेलर। आगे चैनल आएगा अपना, जिसमें आएगा प्रोड्यूसर, विलेज प्रोड्यूसर, फिर आगे यही आ जाएंगे होलसेलर, रिटेलर और अपना कंज्यूमर आ गया। अब विलेज प्रोड्यूसर की बात करें तो सबसे पहले जो ये प्रोड्यूसर है इसको हम किसान मान लेते हैं, और ये गांव का सामंत होगा। सामंत यानी बड़े लोग, वह लोग है ना, किसान से माल खरीदकर अपने पास रख लेते हैं और होलसेलर को बेचकर रिटेलर के थ्रू कंज्यूमर तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, आगे है अपना पांचवा। प्रोड्यूसर को हम फार्मर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं प्रोड्यूसर ही लिख रहा हूं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। प्रोड्यूसर देगा कोऑपरेटिव सोसाइटी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है सीधा रिटेलर को देगी। इसमें यही जो है मेन पॉइंट है, थोड़ा ये टर्मिनोलॉजी पर ध्यान रखना कि कहाँ कौन आने वाला है, क्योंकि जब वह आपसे पूछेगा तो वह जहां फोकस करेगा वो मैं अभी पॉइंट आउट कर दूंगा। ठीक है, 6 में अगर बात करेंगे तो इसमें प्रोड्यूसर होगा, फिर यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी की जगह गवर्नमेंट एजेंसी होगी, गवर्नमेंट एजेंसी होगी। और जब माल गवर्नमेंट एजेंसी को जाएगा तो यह जाएगा अपना प्राइस शॉप को, प्राइस शॉप को, और फिर यहां से जाएगा अपना कंज्यूमर तक। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं कैसे क्या करना है। पहले वाला चैनल तो हमारा एज इट रहेगा, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जाएंगे, लेकिन दूसरे वाले चैनल में अपना प्रोड्यूसर के बाद हम रिटेलर पे आ जाते हैं और रिटेलर से कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। यहां तक जो है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये नॉर्मल है, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में थोड़ा सा आपको दिक्कत महसूस होगी, जिसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अपना ये वाला और ये वाला। ये दोनों महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें चैनल जो है यहाँ बदल जाता है, चैनल जो है यहाँ बदल जाता है, और प्राइस शॉप पर।
प्राइस शॉप पर जो है चैनल अपना बदल जाता है। तो इनको अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर प्रोड्यूसर गवर्नमेंट एजेंसी को अपना माल बेचेगा तो बीच में रिटेलर नहीं आएगा। रिटेलर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि गवर्नमेंट अपने माल को रिटेलर को नहीं देती है। और गवर्नमेंट एजेंसी कौन सी हो सकती है? तो गवर्नमेंट एजेंसी हो सकती है अपनी एफसीआई। एफसीआई फूड कारपोरेशन इंडिया। इनके कई सारे वेयर हाउस होते हैं, ये वेयर हाउस में स्टोरेज कर लेते हैं। स्टोरेज करने के बाद इसको प्राइस शॉप यानी कि जैसे कंट्रोल कहा जाता है, वहां पर आपका माल आ जाएगा। माल आने के बाद उन लोगों को जिनको इसकी आवश्यकता होती है उन्हें 1 रुपए में पर किलोग्राम जो है गेहूं चावल जो दिए जाते हैं वह यहाँ पर आता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का गठन 1904 में हुआ था। 1904 में इनका गठन हुआ था और किस उद्देश्य से लाया गया था इन्हें? तो इनका उद्देश्य था कि सभी लोग मिलकर अपने स्तोत्रों को तो का उपयोग करके मुनाफा कमाएंगे। अब स्रोत क्या हो सकते हैं? तो स्रोत कई प्रकार के साधन हो सकते हैं। कैपिटल यानी कि पैसा हो सकता है, ये सब चीज इसमें हो सकती हैं। तो ये 1904 में बना। और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती हैं इनमें जो है ये सेमी गवर्नमेंट हो सकती हैं या फिर फुल्ली ऑटोनोमस, मतलब अपने आप पे चलने वाली हो सकती हैं, जिनको कुछ लोगों द्वारा चलाया जा सकता है। इसमें क्या करते हैं कि एक लोगों का ग्रुप मिलकर एक कम्युनिटी को चलाते हैं, एक एजेंसी बनाते हैं जिसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। उसमें ये क्या करते हैं, जितना भी भार और लोड आता है वह सब प्रोड्यूसर यानी कि फार्मर से स्वयं खरीद लेते हैं। स्वयं खरीदने के बाद ये अपनी रेट पर रिटेलर को बेचेंगे और रिटेलर फिर जो भी रेट होगा वह कंज्यूमर को सेंड करेगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम चैनल देखेंगे ऑयल सीड क्रॉप के लिए। ऑयल सीड क्रॉप्स के लिए थोड़ा सा बोरिंग रहेगा ये वाला, लेकिन बोर नहीं होना है। क्यों? क्योंकि यह आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम केवल दो एक चैनल डिस्कस करेंगे, बाकी आप स्वयं देखना, क्योंकि सभी चैनल लगभग समान हैं। सिर्फ मैं मेजर मेजर चैनल डिस्क्राइब करूंगा। और वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जब पेपर में लिखना है तो 2 या 3 ही चैनल आपको वहां डिस्क्राइब करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। और अगर आपकी एबिलिटी अच्छी है तो सभी चैनल आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऑयल सीड में बात करें तो ऑयल सीड में हमारी जो है तेलीय फसलें आती हैं, जैसे कि अपना मूंगफली है, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब इसमें आएंगी। हम बस इसका चैनल डिस्कशन करेंगे और इसके बाद हम एक क्रॉप का और डिस्कशन करेंगे, फिर हम चैनल के बारे में डिस्क्राइब नहीं करेंगे। इसमें भी लगभग सेम ही है, बस थोड़ी सी चेंजेस इसमें रहेंगे। सबसे पहले यहाँ आ जाएगा फार्मर, जो कि अपना किसान है। किसान, और किसान से सीधा जो है कंज्यूमर तक पहुंच जाएगा। ये जो है डायरेक्ट डायरेक्ट चैनल है। ये कैसा चैनल है? डायरेक्ट चैनल है। जो कि हमने सबसे पहले डिस्क्राइब कर लिया था। इसके बाद दूसरे में बात करें तो फार्मर जो है अपनी क्वांटिटी को विलेज के लीडर को दे देगा। विलेज लीडर से बात करें तो जो पहले से साहूकार हैं उन्हें विलेज लीडर बोलते हैं, पटेल लोग, या फिर इनको जगह जगह पर अलग अलग नाम दिए जाते हैं, तो विलेज लीडर को दे देते हैं। और विलेज लीडर जो है प्रोसेसर को प्रोसेसर को आगे दे देते हैं। और प्रोसेसर जो है इस चीज को आगे ऑयल फैक्ट्रीज को ऑयल फैक्ट्रीज को दे देते हैं। तो ऑयल फैक्ट्रीज फिर इसको कंज्यूमर तक लेकर आती हैं। ऑयल फैक्ट्री फिर इसको कंज्यूमर तक लाती हैं। वहीं अगर बात करें, फार्मर जो है अपने माल को
सीधे ही ऑयल सीड होलसेलर को दे सकता है। ऑयल सीड होलसेलर को अपना माल जो है प्रोवाइड करा सकता है, और होलसेलर जो है इसको आगे कंज्यूमर तक पहुंचा देगा। ठीक है। इसके बाद सेम अपन ने पढ़ा था, गवर्नमेंट एजेंसी को भी ये अपना फार्मर दे सकता है, गवर्नमेंट एजेंसी को देगा, और गवर्नमेंट एजेंसी आगे प्रोसेसर को दे देंगी, प्रोसेसर इसको आगे ऑयल होलसेलर को दे देंगे, ऑयल होलसेलर को दे देंगे, और ऑयल होलसेलर इसको रिटेलर को देंगे, और रिटेलर इसको कंज्यूमर तक पहुंचा देंगे, रिटेलर इसको कंज्यूमर तक पहुंचा देंगे। इसके बाद वही अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी आ जाएगी, फार्मर अपना माल कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले को दे देंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसको प्रोसेसर को देगी, प्रोसेसर इसे ऑयल रिटेलर को देंगे, ऑयल रिटेलर को देंगे, ऑयल रिटेलर इसको कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे, ऑयल रिटेलर इसको कंज्यूमर तक पहुंचा देंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। इस चैनल को समझते हैं। सबसे पहले फार्मर ने कंज्यूमर को दिया, ये हमारा डायरेक्ट चैनल हो गया। फिर जब इसने इंटरमीडियरीज जैसे कि विलेज लीडर और प्रोसेसर को ले लिया, ऑयल फैक्ट्रीज को ले लिया, सीधा कंज्यूमर तक आएगा। विलेज लीडर के बारे में अगर बात करें तो विलेज लीडर ऐसा व्यक्ति होता है जिसका विलेज में दबदबा होता है, भैया पैसे वाला आदमी होता है। पैसे वाला आदमी कैसा होता है कि जिसके पास अटूट संपत्ति है, और फिर जब गांव में छोटे छोटे लोग होते हैं तो वह अपने मार्जिन को निकाल कर फार्मर्स जो है पटेल साहब को दे देते हैं। पटेल साहब जो है प्रोसेसर कराएंगे, प्रोसेसर को दे देंगे, प्रोसेसर क्या करेगा, ऑयल फैक्ट्रीज को दे देगा, और ऑयल फैक्ट्रीज को जब ये दे देगा तो वापस जो है माल फार्मर से फार्मर तक ही पहुंच जाएगा, क्योंकि फार्मर के घर पे भी तो तेल का यूज होगा, तो डायरेक्ट फार्मर तक ही पहुंचा दिया, मतलब वह कंज्यूमर हो गया। इस स्थिति में फार्मर जो है एंड स्टेज पर कंज्यूमर हो गया। फिर फार्मर जो है ऑयल सीड होलसेलर को भी दे सकता है, होलसेलर जो कि एक साथ खरीदता है, पूरा माल फील्ड से ही खरीद लेगा, फिर कंज्यूमर तक पहुंच जाएगा। आगे फार्मर अपना गवर्नमेंट एजेंसी को दे सकता है, इसमें भी अपनी एफसीआई आ जाएगी, ये सभी क्वांटिटी खरीदती है, एफसीआई सरसों खरीदती है और कई सारी कमोडिटीज ग्राउंड नट भी लेती है, ये भी प्रोसेस कराती है, और ये होलसेलर को दे देंगी और रिटेलर तक पहुंचा के इनको कंज्यूमर करा देंगी। आगे फार्मर जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे देंगे, वो प्रोसेसर को देंगे, और ये जो है बीच में होलसेलर को नहीं लेते हैं, ये लेते हैं रिटेलर को, और रिटेलर जो है इस चीज को प्रोसेस करके पैकिंग करके कहाँ पहुंचा देगा, कंज्यूमर तक पहुंचा देगा। तो ये हमारा ऑयल सीड वाला चैनल कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम आगे बात करेंगे, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आखिरी चर्चा करेंगे फ्रूट्स के बारे में, उसके बाद ये मार्केटिंग चैनल हो जाएगा अपना कंप्लीट। फ्रूट का मार्केटिंग चैनल, फ्रूट का मार्केटिंग चैनल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें जो है कई सारी चीजें आएंगी, जैसे कि किसान डायरेक्ट फ्रूट जो है डायरेक्ट तो दे सकता है, लेकिन उसके केसेस बहुत कम होते हैं। जैसे एप्पल है, एप्पल डायरेक्ट बेचेगा किसान तो वह केवल एक ही निश्चित स्थान तक बेच पाएगा, जबकि एप्पल की जरूरत होती है हमारे पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया को जरूरत होगी, तो भाई उसके लिए जो है डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स अपने लगाए जाएंगे। उन चैनल को आप अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहला चैनल होगा फ्रूट्स के ही साथ में अपन ले लेंगे वेजिटेबल, वेजिटेबल्स। इसमें हम बात करेंगे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर,
पहला होगा अपना प्रोड्यूसर से कंज्यूमर। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे तो ये हो जाएगा अपना डायरेक्ट। लेकिन इसमें एरिया जो है अपना, एरिया जो है, एरिया कम कवर करेगा, कम क्षेत्र तक ही सीमित है, कम क्षेत्र में सीमित है। मतलब यह एक अच्छा एरिया कवर नहीं करेगा, क्योंकि फ्रूट्स है, फ्रूट्स हुए अपने, और इसके अलावा अपना जो स्पाइसेस होते हैं वह जो है एक बड़े चैनल पर ही चल पाते हैं, क्योंकि छोटे चैनल पर वो एक निश्चित स्थान अपने आसपास का एरिया ही कवर कर पाएंगे। तो इसमें जो है दूसरा रो रहेगा उसमें प्रोड्यूसर, प्राइमरी होलसेलर, प्राइमरी होलसेलर, और फिर जो है अपना आगे बढ़ेंगे और ये देगा रिटेलर को, रिटेलर इसको कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे। ये एन है भैया। कंज्यूमर तक पहुंचा देंगे। फिर इसमें भी प्रोसेस होती है, और प्रोसेस होने के बाद अगला जो टर्म रहेगा उसमें अपन बात करते हैं प्रोड्यूसर, प्राइमरी होलसेलर, और उसके बाद प्रोसेसर, और फिर रिटेलर, और फिर कंज्यूमर। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे और इसमें जो है सेकेंडरी होलसेलर भी आ जाएगा। प्रोड्यूसर, प्राइमरी होलसेलर, मैं थोड़ा इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्राइमरी होलसेलर और सेकेंडरी होलसेलर, फिर रिटेलर और कंज्यूमर। ये इसमें जो है चार जो है मेन रहेंगे, एक और होता है पांचवा, लेकिन वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है। पांचवे में हम बात कर लेंगे लोकल बॉडीज की। प्रोड्यूसर जो है किसी लोकल बॉडी से मिलेगा, और लोकल बॉडी फोर्थ नंबर के चैनल को फॉलो करेंगी और आगे इसको बढ़ाएंगे। अब इसको समझना इतना महत्वपूर्ण क्यों था सर? वो तो सब लोग सेम ही था, ऊपर भी सेम था, इनमें भी सेम। तो इसको समझना इसलिए महत्वपूर्ण है कि ऊपर का डायरेक्ट चैनल है, फिर इसमें इंटरमीडिएट भी हो गया। अब इसमें जब टर्म आया प्राइमरी होलसेलर और सेकेंडरी होलसेलर, तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर ये क्या है, प्राइमरी होलसेलर भी आ गया और सेकेंडरी भी आ गया, ये क्या हो सकता है? होलसेलर तो एक ही हो सकता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को इस तरह समझिए कि हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में सेब लगाए, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सेब लगाए, हिमाचल प्रदेश से सेब को दिल्ली लाया गया, दिल्ली लाया गया, दिल्ली एक बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी, एक बड़ा होलसेलर जो है दिल्ली ले आया माल को, क्योंकि हिमाचल में जो किसान सेब लगा रहा है उसके पास जो है पर्याप्त संसाधन नहीं है कि इसको वह पूरे इंडिया में पहुंचा सके। लेकिन जो दिल्ली वाला व्यक्ति है, दिल्ली वाला व्यक्ति जो कि प्राइमरी होलसेलर है, उसने इसका पूरा माल खरीदा और उसके पास एबिलिटी है कि वे इंडिया के सभी राज्यों में, सभी राज्यों में, सभी राज्यों में माल को पहुंचा दे, जिसे बोलेंगे सेकेंडरी होलसेलर। अब दिल्ली से जो माल, प्राइमरी होलसेलर क्यों बोला? क्योंकि इसने पहले इस माल को लिया। अब दिल्ली से जब माल दूसरी जगह जाएगा और बल्क में जाएगा, तो दिल्ली के बाद
जो दूसरा होलसेलर रहेगा उस दूसरे होलसेलर को हम कहेंगे सेकेंडरी होलसेलर। सेकेंडरी होलसेलर इस प्रोडक्ट को सेकेंडरी होलसेलर, जैसे मान के चलिए आपके यहाँ पहुंचा राजस्थान, मान लीजिए राजस्थान यानी सेकेंडरी होलसेलर तक पहुंचा, फिर राजस्थान में जो छोटे छोटे शॉप्स हैं वहां पहुंचा और उन्हें बोला जाएगा रिटेलर। और एक बार रिटेलर के पास पहुंच गया तो फिर ये आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये था अपना फ्रूट एंड वेजिटेबल का मार्केटिंग चैनल। इसके बाद और भी चैनल होते हैं, जैसे कि अपना एग्स का हो गया और पोल्ट्री और इन लाइव स्टॉक्स का भी होता है, लेकिन वो पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सब्जेक्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्रीकल्चर के लिए आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स और इनमें ही मार्केटिंग चैनल पूछे जाते हैं, तो फोकस करना है इन पर ही। आगे हम चर्चा करेंगे, आप इसको लिख लीजिए। आगे हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक मार्केट इंटीग्रेशन। मार्केट इंटीग्रेशन हिंदी में विपणन एकीकरण। विपणन एकीकरण। तो क्या होता है इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन एक ऐसा शब्द है जहां पर वस्तुओं को या किसी चैनल को एकीकृत कर लिया जाता है, जिससे क्या होगा फायदा कि हम जिस भी क्षेत्र में वर्क कर रहे हैं वहां हमें सहायता मिल जाएगी। मार्केटिंग इंटीग्रेशन को समझते हुए बताता हूं कि मार्केटिंग इंटीग्रेशन क्यों लाया गया। दरअसल मार्केटिंग इंटीग्रेशन लाने का मुख्य कारण यह था कि अत्यधिक मिडलमैन होने के कारण, जैसे कि अभी हमने मार्केटिंग चैनल देखे, उसमें हमने प्राइमरी होलसेलर देखा, सेकेंडरी होलसेलर देखा, रिटेलर देखा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज देखी। तो अधिक मिडलमैन होने के कारण जो प्राइस ऑफ कमोडिटी है वह जो है गेन हो जाती है, और उस प्राइस ऑफ कमोडिटी को स्थायी करने के लिए, स्थित करने के लिए मार्केटिंग इंटीग्रेशन लाया गया। अब जैसे कि समझते हैं मार्केट इंटीग्रेशन क्यों लाया गया, तो मैं एक चैनल बनाता हूं यहाँ। चैनल जैसे कि ये है प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर ने अपना माल प्राइमरी होलसेलर को दिया, प्राइमरी होलसेलर को दिया, और प्राइमरी होलसेलर से यह गया सेकेंडरी होलसेलर को, सेकेंडरी होलसेलर को गया, होलसेलर को गया, फिर सेकेंडरी होलसेलर के बाद यह माल रिटेलर के पास गया, और रिटेलर के बाद यह माल आया कंज्यूमर तक। यहां मान के चलिए प्रोड्यूसर के पास उस एक पर्टिकुलर वैल्यू की मात्रा, या बोले तो सेव मान लीजिए, सेव जिसकी वैल्यू इसके पास थी 5 रुपए, इसने जब यह माल प्राइमरी होलसेलर को बेचा तो यह माल की वैल्यू अभी भी 5 रुपए है, लेकिन जब प्राइमरी होलसेलर ने इसको सेकेंडरी होलसेलर को बेचा तो इसने यहां अपना, यहां से लाया गया खर्चा ऐड कर दिया, खर्चा जो है ऐड कर दिया, और प्लस मुनाफा ऐड किया, मुनाफा ऐड किया, और यह बना दिया इसने एक सेब की वैल्यू को 7 रुपए। एक सेब 7 रुपए का हो गया। फिर इस सेब में इसने अपना खर्चा ऐड किया प्लस मुनाफा ऐड किया,
मुनाफा ऐड किया और इसकी जो है अब वर्तमान में प्राइस हो गई है 10 रुपए। 10 रुपए। अब मुझे आप बताइए, क्या रिटेलर इसे 10 रुपए में बेच देगा? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, रिटेलर इसे 10 रुपए में नहीं बेचेगा। तो रिटेलर क्या करेगा? रिटेलर भाई इसमें अपना खर्चा और अपना मुनाफा जोड़ के इसको बेच देगा इसे 15 रुपए में। तो आप देखिए कि जब मैं प्रोड्यूसर यानी फार्मर के पास था तब इस सेब की वैल्यू 5 रुपए थी, और जब मैं कंज्यूमर के पास पहुंचा तो इस सेब की वैल्यू 15 रुपए हो गई। ये क्या है? ये तो बड़ी विडंबना है। तो इस विडंबना से बचने के लिए मार्केट इंटीग्रेशन लाया गया, विपणन एकीकरण लाया गया। इससे क्या होगा? इससे होगा आपका कि प्रोड्यूसर जो है एकीकृत श्रेणी में डायरेक्ट रिटेलर तक जाएगा, डायरेक्ट रिटेलर तक जाएगा, और जब यह रिटेलर तक जाएगा तो ये दो प्राइस जो बढ़ी बीच में वह कम हो जाएंगी, और वह डायरेक्ट इस रेट में यहां आ जाएगा, और सीधा सीधा 5 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना 10 रुपए का सेव हो जाएगा। तो भाई ये इंटीग्रेशन जरूरी है ना, इंटीग्रेशन होने से हमें फायदा मिल रहा है, फायदा जो है कंज्यूमर को मिल रहा है। और ये चीज लाना क्यों आवश्यक है भाई? अगर ये लाया गया तो इन दोनों के लिए तो घाटा है, इन दोनों के लिए तो घाटे वाली बात हो गई। अगर ये लाया गया तो इन दोनों के लिए क्या हो गया? घाटे वाली बात हो गई। तो इसमें क्या है, किसी का रोल नहीं होता। दरअसल ये रेगुलेशन जो है, रेगुलेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आती है। रेगुलेशंस कौन लेकर आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार जो है इन रेगुलेशंस को लेकर आती है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको मार्केट इंटीग्रेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार मैं फिर बता देता हूं, मार्केट में जो उत्पाद है वे विभिन्न मिडलमैन के द्वारा होते हुए कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, जिसके कारण इनके प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है, और एक निश्चित प्राइस से बढ़ते बढ़ते यह एक अनंत प्राइस तक पहुंच जाती है, एक ऐसी प्राइस तक पहुंच जाती है जहां उपभोक्ता इसे खरीदने से कतराता है। इस प्रक्रिया को कम करने के लिए मार्केट इंटीग्रेशन लाया गया। आपको इतना समझ में आया हो तो इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या मैंने जैसा आपको बताया था कि आप नोट्स बना रहे होंगे तो वह ज्यादा सही रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि किस किस प्रकार के मार्केट इंटीग्रेशन होते हैं, अर्थात मार्केट इंटीग्रेशन के कितने फॉर्म्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। मार्केट इंटीग्रेशन का सबसे पहला फॉर्म होता है वह है वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। एंड सेकंड होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। तीसरा होता है कॉन्ग्लोमेरेशन, कॉन्ग्लोमेरेशन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। वर्टिकल यानी खड़ा, और हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ा, कॉन्ग्लोमेरेशन मतलब सम्मिलित। ये इनके हिंदी रूप हैं। क्यों होते हैं, कैसे लाए गए, उसका कारण समझिए। वर्टिकल इंटीग्रेशन के बारे में कुछ नोट कर लीजिए आप। वर्टिकल इंटीग्रेशन सीमित क्षेत्र को, सीमित क्षेत्र को कवर करती है, कवर करती है। हॉरिजॉन्टल जो है व्यापक क्षेत्र को कवर करती है। यह लगभग, कॉन्ग्लोमेरेशन लगभग सभी को कवर कर लेती है, लगभग सभी को कवर कर लेती है। ये आप उतार लीजिए। इसके बाद हम वर्टिकल इंटीग्रेशन और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन दोनों को समझेंगे। कॉन्ग्लोमेरेशन को आप इन दोनों के बेस पर समझ जाओगे। वर्टिकल इंटीग्रेशन, मैं आपके सामने एक ग्राफ बना रहा हूं, आप उस ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं।
ये हुआ आपका हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल, और ये रहा अपना वर्टिकल। वर्टिकल जो है अपने कम क्षेत्र को घेरता है, क्यों? क्योंकि वर्टिकली जो है कम, जैसे कि ये कुछ व्यवसाय है, ये कुछ व्यवसाय है, इनको व्यवसाय मान लीजिए। तो जब इंटीग्रेशन होगा तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि जिस समय इंटीग्रेशन होगा उस समय हॉरिजॉन्टल का क्षेत्र जो है वर्टिकल की तुलना में अधिक होगा, तो वर्टिकल जो है कम क्षेत्र को घेरेगा, वर्टिकल केवल कम क्षेत्र को घेरेगा, जबकि हॉरिजॉन्टल के अंतर्गत अत्यधिक इंटीग्रेशन होगा। इसीलिए हॉरिजॉन्टल जो है सबसे अच्छा माना गया है। अब कॉन्ग्लोमेरेशन क्या होता है? कॉन्ग्लोमेरेशन में देखिए आप, कॉन्ग्लोमेरेशन में इन दोनों को ही इंक्लूड कर लिया जाता है, कॉन्ग्लोमेरेशन में इन दोनों को ही इंक्लूड कर लिया जाता है। तो ये था आपका मार्केटिंग इंटीग्रेशन। आशा करता हूं कि आपको यह अच्छे से समझ आया होगा, और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आप नोट्स बना रहे होंगे, तो वह भी जरूरी है, क्योंकि नोट्स एक अच्छी चीज है और ये आपको आगे भी काम आएगी। इसके बाद पढ़ते हैं अपन मार्केटिंग इफिशियंसी के बारे में। मार्केट इफिशियंसी लगभग जो है मार्केट इंटीग्रेशन के जैसी ही है। मार्केट एफिशिएंसी, या बोले तो विपणन क्षमता, विपणन क्षमता, विपणन क्षमता लगभग इंटीग्रेशन के जैसी ही है। इसमें जो है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, अधिक से अधिक सेवाएं देने के लिए जो कॉस्ट ऑफ प्राइस होती है किसी कमोडिटी की, उसको कम करते हुए कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। इसे ही मार्केट एफिशिएंसी कहा जाता है। इसमें एक डेफिनेशन जो है अच्छे वैज्ञानिक ने दी थी, आप उसे लिख लें। मार्केट एफिशिएंसी से तात्पर्य लागत से तात्पर्य कृषि उत्पादों को कम से कम लागत पर उपभोक्ता तक से है, अर्थात कम लागत हो, इसीलिए हमने मार्केटिंग एफिशिएंसी लाए। अब मार्केटिंग एफिशिएंसी के कुछ टाइप्स हैं, उसे भी आप नोट्स कर लीजिए। वैसे मार्केटिंग एफिशिएंसी आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि ये हमारे सब्जेक्ट में है तो हम इसको कवर कर ही लेते हैं। इसमें होता है टेक्निकल या फिजिकल या ऑपरेशनल
ऑपरेशनल, दूसरा होता है प्राइसिंग और एलोकेटिव इफिशियंसी। ये होती हैं आपकी। इसको एक ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला भी है, वह भी मैं लिखा देता हूं, जो कि अत्यधिक प्रचलित फॉर्मूला है। वह फॉर्मूला है अपना, यहां लिखवा देता हूं। E बराबर O बटे I इंटू 100। O का तात्पर्य है विपणन किए गए उत्पाद से और I का तात्पर्य है कुल लागत से। अगर हमने इस फॉर्मूले में इन दोनों सेंटेंस को रखा, उसके बाद 100 से गुणा करने पर जो चीज हमें प्राप्त होगी उसे बोलेंगे मार्केटिंग इफिशियंसी। इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लें, यह इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आज की क्लास में हमने ये सब कंप्लीट किया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।